प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको ट्रांसलेशन यानी अनुवाद, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते समय अगर हमें उस हिंदी वाले सेंटेंस के बारे में थोड़ा क्लू मिल जाए, संकेत मिल जाए, उसका स्वभाव, उसका नेचर पता लग जाए, तो हमें ट्रांसलेशन करने में आसानी रहती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे मस्त ट्रिक लाया हूं, 3 ऐसे रूल लाया हूं, जिनको समझने के बाद, जिनको सीखने के बाद, सुनने के बाद आप किसी भी हिंदी सेंटेंस को आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो अगर आप बेसिक लेवल पे हैं तो आपको बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि देखिए मैंने कहा ना कि एक क्लू चाहिए। अगर हमें सेंटेंस के बारे में क्लू मिल जाए, उसका स्वभाव पता लग जाए, तो हम आसानी से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही यूजफुल है, लास्ट तक देखना। देखिए ये 3 सेंटेंस आपके सामने है। राम घर है, या राम घर था, या राम घर होगा। ठीक है, इसको मैंने तीनों टेंसों में ले लिया। आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो, अगर आपको असुविधा हो रही है तो आप यहां तक पढ़े। राम घर है, नेक्स्ट है राम घर जा रहा है, और तीसरा है राम घर जाओ। तो ये 3 सेंटेंस अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग प्रकृति के, अलग अलग नेचर के आपके सामने हैं। अब जो मोस्ट ऑफ जो बेसिक लर्नर है, जो शुरुआती स्टेज पर है, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 3 सेंटेंस है और देखने में लगभग एक जैसे लग रहे हैं, घर जाने की बात हो रही है, बट ध्यान रखना इनके स्वभाव में बहुत भिन्नता है, और वो स्वभाव की भिन्नता ही मैं आपके दिमाग में डाल देना चाहता हूं। देखिए राम घर है, तो इसको मैंने लिखा स्वभाव से ये सिंपल सेंटेंस है। अब सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें किसी कार्य का होना नहीं पाया जाए, या हम कह सकते हैं कि एक नॉन एक्शन सेंटेंस। नॉन एक्शन मतलब बिना एक्शन का, बिना काम वाला सेंटेंस। तो राम घर है प्रेजेंट में, अगर हम पास्ट में कहें तो राम घर था, मतलब राम घर पे था, कोई काम तो नहीं कर रहा ना राम, तो हम राम के बारे में सिर्फ एक स्थिति बता रहे हैं, एक बस राम की लोकेशन बताई जा रही है कि राम घर है, बट यहां पर राम कोई काम नहीं कर रहा है। या फिर राम घर होगा, अब भी हम उसके बारे में बता रहे हैं कि राम घर होगा, बट यहां पर किसी काम के होने के बारे में नहीं बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए एक्शन। एक्शन मतलब काम होना। तो राम घर जा रहा है, इसमें आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि राम के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, क्या, जाने का। या फिर पास्ट में कहते तो राम घर जा रहा था, मतलब पास्ट में जा रहा था। और राम घर जा रहा होगा मतलब फ्यूचर में कभी जाएगा, बट तीनों ही सेंटेंस में किसी काम का, किसी एक्शन का होना पाया जा रहा है। तो यहां पर मैंने आपको 2 क्लू तो दे दिए। एक तो क्लू यह है कि राम घर है मतलब राम कोई काम नहीं कर रहा है, तो ऐसा सेंटेंस सिंपल या नॉन एक्शन सेंटेंस होता है। अब इनको हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं ये मैं आपको बता दूंगा। और अब तीसरा है ऑर्डर, राम घर जाओ। अब यहां पे क्या हो रहा है, राम को एक आदेश दिया जा रहा है, इसलिए ये ऑर्डर, ORDR ऑर्डर वाले सेंटेंस है, यानी जिनमें कोई आदेश दिया जाए। और इनके बारे में तो एक ऐसा सिंपल सा क्लू है जो आप कभी भूलोगे नहीं। क्या, इनके अंत में ओ आता है। जाओ, खेलो, देखो, पढ़ो, या फिर अगर मना करे तो भी ओ आता है। मत जाओ, मत खेलो, मत पढ़ो, टीवी मत देखो, मतलब ओ आता है। और ओ किस में जुड़ा होता है, एक वर्ब में जुड़ा होता है। जैसे जाओ तो जाना एक क्रिया है, देखो तो देखना एक क्रिया है। तो किसी भी क्रिया में, किसी भी एक्शन में, किसी भी कार्य में जब अंत में ओ आए, जाओ, देखो, खेलो, पढ़ो, या मत पढ़ो, या मत जाओ, या कृपया जाओ, कृपया मत जाओ, मतलब ओ आना है। और ओ किस में जुड़ा होगा, किसी काम में, किसी एक्शन में, किसी क्रिया में। तो फिर ये ऑर्डर वाले सेंटेंस है। तो अब ध्यान रखना, देखने में तो ये आपके सामने 3 सेंटेंस है, बट ये 3 सेंटेंस लाखों हजारों सेंटेंस को कवर कर रहे हैं, उनके स्वभाव को कवर कर रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर बोलचाल में, लिखने में हम ऐसे ही सेंटेंस को यूज करते हैं, या तो उनमें किसी की दशा बताई जाती है, कोई खुश है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई घर पे है, कोई दुकान पे है, या फिर किसी कार्य का होना पाया जाता है, कोई कुछ कर रहा है, किसी ने कुछ किया था, कोई कुछ करेगा, या फिर हम किसी को आदेश देते हैं, ये करो, वो करो, ये मत करो, प्लीज ये करो। अब इन तीनों को हम एक साथ यहां पे ट्रांसलेट कर लेते हैं। उसके बाद इनमें से तीनों स्थितियों के बारे में अलग अलग हम डिटेल में थोड़े ज्यादा एग्जाम्पल के साथ समझ लेंगे, ताकि आपको ये 3 तरह के नेचर वाले, 3 तरह के स्वभाव वाले सेंटेंस अच्छे से समझ में आ जाएं और आप आसानी से किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दो। तो देखिए पहला है राम घर है, तो हमारा सब्जेक्ट कौन है, राम। अब चूंकि प्रेजेंट में है तो हम इज लगाएंगे, है के लिए, राम इज। ठीक है, अब कहां है, घर है, तो हम जब किसी स्थान पे होते हैं तो हम एट का प्रयोग करते हैं। राम इज एट होम, राम घर पे है। राम रेलवे स्टेशन पे है तो राम इज एट द रेलवे स्टेशन। अब थोड़ा ध्यान देना, अगर हम एट ना लगाएं, माना यहां पे मैंने एट को गायब कर दिया, राम घर है, राम इज होम, तो राम घर है, राम खुद ही घर बन जाएगा। ध्यान रखना, अब ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया तो आपको प्रीपोजिशंस का भी ध्यान रखना होता है। राम इज एट होम। अब मानो हम पास्ट में बताया राम घर पे था या राम घर था, तो सिर्फ हमें ये इज को हटा के वाज लगाना है, राम वाज
एट होम। अब इसी तरह से फ्यूचर में देखा है कि राम घर होगा, तो ये हो जाएगा राम विल बी एट होम, राम घर पे होगा। नेक्स्ट देखिए, राम घर जा रहा है, तो सब्जेक्ट हमारा राम है। अब चूंकि है आ रहा है तो इज लगाया, बट चूंकि एक्शन सेंटेंस है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और इसमें यहां पे मेन वर्ब आएगी जाना, और जाने के लिए होता है गो। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो राम इज गोइंग टू होम। अब ध्यान रखना, जब हम किसी स्थान को जाएं उससे कनेक्ट हो तो हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, तो राम इज गोइंग टू होम, राम घर जा रहा है। अब राम घर जा रहा था ऐसा होता तो क्या करते, इस हेल्पिंग वर्ब इज को हम वाज में चेंज कर देते, राम वाज गोइंग टू होम। अब राम घर जा रहा होगा फ्यूचर के लिए होता, तो यहां पे वही हेल्पिंग वर्ब चेंज होनी है, राम विल बी गोइंग टू होम, राम घर जा रहा होगा। बहुत ही सिंपल है। तीसरा देखिए, राम घर जाओ, तो जब हम किसी को आदेश देते हैं तो ऐसे सेंटेंस इंग्लिश में इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इनमें कोई आदेश दिया जाता है या किसी से कोई काम करने से मना किया जाता है या किसी से कोई निवेदन रिक्वेस्ट किया जाता है। ऐसे सेंटेंस हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और ऐसे सेंटेंस में मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट नहीं दिखाई देता है, बट अगर हम यूज कर दें तो उस सब्जेक्ट को हम लिख सकते हैं जिसको हम आदेश दे रहे हैं, जैसे राम। अब यहां पे आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। ऐसे सेंटेंस में मैंने कहा ना सब्जेक्ट नहीं दिखाई देता है क्योंकि सामने वाला ही सब्जेक्ट होता है जिसको हम आदेश दे रहे हैं। बट अगर हम नाम से बोले कि राम तुम ये करो, जैसे मैं कहूं घर जाओ, तो मैं किससे कह रहा हूं, राम से जो मेरे सामने खड़ा है, तो मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है। बट अगर हम नाम लेके बोले कि फला सिंह तुम ये काम करो, तो उसको हम मेंशन कर सकते हैं शुरू में, बट उसके बाद कॉमा लगाना पड़ेगा, कॉमा जरूर लगाना पड़ेगा। अगर आपने कॉमा नहीं लगाया तो फिर वो एक सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, एक एक्शन वाला सेंटेंस हो जाएगा या फिर ऐसा सेंटेंस हो जाएगा, बट एक इंपरेटिव नहीं रहेगा। तो राम गो होम, राम घर जाओ, ठीक है। या फिर इस राम को हम लास्ट में भी दिखा सकते हैं, गो होम राम, राम घर जाओ। तो ऐसे सेंटेंस हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। अब इनके बारे में जब मैं इस टाइप पे डिटेल में आऊंगा तो आपको और बहुत सारे एग्जांपल बता दूंगा, तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। अब इन तीनों के बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा कुछ अधिक एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि सेंटेंस तीन तरह के, मोस्ट ऑफ सेंटेंस, मैं नहीं कह रहा कि सारे सेंटेंस, बट अधिकांश सेंटेंस इनमें तीन में कवर हो जाते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं सिंपल सेंटेंस, यानी नॉन एक्शन, यानी बिना क्रिया वाले, बिना किसी काम वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं। जैसे रोहन मेरा भाई है, इसमें रोहन कोई काम नहीं कर रहा है, वह 20 वर्ष का है या 20 वर्ष का था या 20 वर्ष का होगा, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई क्रिया नहीं हो रही है। वह एक डॉक्टर है या डॉक्टर था या डॉक्टर होगा, कोई काम नहीं हो रहा है। वह बहुत खुश है, वह बहुत दुखी है, वह बहुत नाराज है, वह बहुत प्रसन्न है, कोई काम नहीं हो रहा है, बस उसकी एक दशा, उसकी एक स्थिति बताई जा रही है। यह मेरा घर है, मैं मेरे घर को बता रहा हूं, यह मेरा घर है, बट कोई काम नहीं हो रहा है। तो ज्यादातर जो सिंपल सेंटेंस है उसमें से मोस्ट ऑफ सेंटेंस आपको इस तरह के नजर आते हैं, या तो हम प्रेजेंट में कुछ बताएं या पास्ट में या फ्यूचर में, लेकिन अंत में है, हूं, है आता है, या था, थी, थे आता है, या गा, गी, गे आता है, बट कोई काम, कोई वर्ब, कोई एक्शन नहीं होता है। तो इनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, बहुत ही सिंपल है। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, जिसके बारे में कुछ बताया जाए वो सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद में अगर आप प्रेजेंट में बता रहे हो, अरे सिंपल सी बात है, हूं, है आ रहा है, तो इज, एम, आर में से कोई लगाएंगे। कोई चीज एक के बारे में बता रहे हो, इज लगाओगे। आई के बारे में बता रहे हो, एम लगाओगे। और अगर आप एक से अधिक के बारे में बता रहे हो तो आप आर लगाओगे। ऐसे आप था, थी, थे, आए। कोई पास्ट की बात बता रहे हो तो फिर वाज, वर, वाज एक वचन के साथ, वर बहुवचन के साथ। और अगर आप फ्यूचर में आ रहा है, गा, गी, गे आ रहा है, कुछ होगा, खुश होगा, दुखी होगा, वह घर होगा, इस तरह से कुछ बताएं, तो फिर विल भी आप लगाओगे। लेकिन इनमें कोई क्रिया, कोई वर्ब नहीं आती है, क्योंकि कोई वर्ब इनमें नजर ही नहीं आती है, तो फिर हम लगाएं कैसे। तो यह स्वभाव आप इस तरह से पहचान सकते हो। अब इनको करते हैं हम ट्रांसलेट। रोहन मेरा भाई है, तो रोहन, अब है आ रहा है तो इज। अब रोहन एक ही है तो इज लगा देंगे, रोहन इज। बचा क्या, माई ब्रदर, मेरा भाई। रोहन इज माई ब्रदर, रोहन मेरा भाई है। रोहन मेरा भाई था ऐसे होता तो रोहन वाज माई ब्रदर। बेचारे रोहन को जीवित रखो, इसलिए मैंने वाज नहीं लगाया। नेक्स्ट है, वह 20 वर्ष का है या 20 वर्ष का था या 20 वर्ष का होगा। तो तीनों प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सिंपल में है, कोई एक्शन नहीं है। तो वह 20 वर्ष का है तो ही इज, है के लिए इज। अब 20 ईयर्स ओल्ड
किसी की उम्र को हम इस तरह से लिखते हैं, वह 20 वर्ष का है, ही इज 20 ईयर्स ओल्ड। 50 वर्ष का है, 50 ईयर्स ओल्ड। तो ध्यान रखना, किसी की उम्र बताएं तो ईयर्स ओल्ड हम लिखते हैं, जितने वर्ष का है और ईयर्स और ओल्ड। तो वह 20 वर्ष का है। अब वह 20 वर्ष का था तो इसको हटाएं, क्या लगा दें, वाज लगा दें। 20 वर्ष का होगा तो क्या लगाएं, ही विल बी। इस तरह से ही विल बी 20 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट है, वह एक डॉक्टर है तो ही इज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर था तो ही वाज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर होगा तो ही विल बी अ डॉक्टर। बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, वह बहुत खुश है, वह बहुत दुखी है, वह बहुत प्रसन्न है, वह बहुत ईमानदार है, वह बहुत निकम्मा है, वह बहुत लालची है। इन्हें हम किसी का स्वभाव बताएं, किसी के बारे में कुछ बताएं, उसकी आदत बताएं, उसकी विशेषता बताएं, तो वो भी एक सिंपल सेंटेंस ही होता है। तो ही इज बहुत खुश है, वेरी खुश के लिए हैप्पी लगा दिया आपने, ही इज वेरी हैप्पी। वह बहुत खुश था तो ही वाज वेरी हैप्पी। वह बहुत खुश होगा, ही विल बी वेरी हैप्पी। इस तरह से यह मेरा घर है तो दिस इज माई होम। बहुत ही सिंपल है, दिस इज माई होम। अब मैं आपको बताता हूं ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया किस तरह से काम कर रहा है। देखिए, सबसे पहले हमने ही, रोहन और ये सब्जेक्ट लगा दिए। उसके बाद में इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी आपके सामने दिख रहे हैं और कुछ नहीं है। जो चीज है सेंटेंस में वो हमने लिख दी। तो कहने का मतलब है कि ये बिना क्रिया वाले सेंटेंस है, इनको हम सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। और इनका स्ट्रक्चर बस यही है, बहुत ही सिंपल है, बनाने में बहुत ही सिंपल है। आपको बिल्कुल नहीं डरना है, बस आपको तो ये देखना है कि जो सेंटेंस है उसमें कोई क्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। या नहीं हो रही है तो सबसे पहले जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, अब कहा क्या जाता है, या तो उसका नाम बताया जाता है, उसकी उम्र बताई जाती है, उसका पेशा व्यवसाय यानी वो डॉक्टर है, इंजीनियर है क्या, ये बताया जाता है, या फिर हम उसकी दिमागी स्थिति बताते हैं कि इस समय खुश है, दुखी है, या फिर हम उसका स्वभाव बताते हैं कि ईमानदार है, बेईमान है, लालची है, ये बताते हैं, या फिर यह मेरा घर है, यह मेरा कुत्ता है, यानी हम चीजों को बताएं कि ये चीज ये है, ये चीज ये है, तो वो भी एक सिंपल सेंटेंस होता है। अब इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आप अपने दिमाग में सोच सकते हो, उन पर प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, एक कमी मुझसे रह गई कि यहां पर मैंने सारे सिंगुलर ले लिए, अगर ये प्लूरल होते तो कैसे देखते। बहुत ही सिंपल सी बात है, आप कर सकते हो। जैसे वह एक डॉक्टर है, इसको मैंने लिखूं वे डॉक्टर हैं, ठीक है, वे डॉक्टर थे, वे डॉक्टर होंगे, ऐसा होता। तो यहां पे सब्जेक्ट कौन हुआ हमारा, दे। अब दे क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो दे के साथ क्या लगाएंगे, अगर प्रेजेंट में बता रहे हो तो आर लगाएंगे, तो दे आर। अब यहां पे डॉक्टर अकेला नहीं है तो दे आर डॉक्टर्स, वे डॉक्टर्स है, वे डॉक्टर थे, तो फिर क्या करेंगे, तो यहां पे आर के स्थान पे क्या कर देंगे, वर, दे वर डॉक्टर्स, वे डॉक्टर होंगे। विल भी आप सभी के साथ लगा सकते हो। अब कुछ के दिमाग में आ रहा होगा कि आई और वी के साथ हमें सेल भी लगाना चाहिए, हम लगा सकते हैं, बट आजकल मॉडर्न इंग्लिश में, बोलचाल में, लिखने में हम सबके साथ ही विल या विल वी का यूज करते हैं। और अब हम देखते हैं एक्शन वाले सेंटेंस। देखिए, एक्शन वाले सेंटेंस आपको बताने से पहले एक थोड़ा सा बारीक अंतर सिंपल सेंटेंस और एक्शन सेंटेंस में देख लीजिए। देखिए, रामपत्र लिखता है, आगरा जाएंगे, चुकी है, रहा था, तो था, है, गे, है। मतलब कहने का मतलब है कि वही पहचान आ रही है जो उनमें आ रहा था ना, है, हूं, है, था, थी, थे, गा, गी, गे, वही इनके अंत में आ रहा है। बट इनको कैसे पहचाने, बहुत ही सिंपल है। लिखता है तो लिखना वर्ड आ गया, लिखना एक एक्शन है, काम, एक वर्ब, एक क्रिया है जो बताती है कि कुछ हो रहा है। जैसे जाएंगे तो गे से पहले जाना, तो जाना एक वर्ब है। जैसे पका चुकी है तो है से पहले चुकी है, उससे पहले पकाना है, पकाना एक काम है, क्रिया है, एक वर्ब है, कुक, पकाना। ऐसे ही था तो पढ़ रहा, तो पढ़ना एक वर्ब है। तो ध्यान रखना, इस चक्कर मत रहना कि है, था, गा, गी, गे से पहले जस्ट पहले हो, उससे थोड़ा और पहले भी हो सकता है। जैसे पढ़ रहा था तो पढ़ना यहां पर है, ठीक है। अब इन सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो इसके लिए आपको टेंस में प्रवेश करना पड़ेगा, टेंस सीखने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने लिख भी दिया कि ये टेंस वाले सेंटेंस है। ध्यान रखना, टेंस में वही सेंटेंस आते हैं जिनमें कोई एक्शन हो, कोई काम हो, कोई वर्ब दिखाई दे। यानी जितने भी एक्शन वाले सेंटेंस हैं उनको बनाने के लिए, उनको ट्रांसलेट करने के लिए हमें टेंस को सीखना होगा। टेंस 12 है। अब 12 के 12 टेंस अगर मैं पढ़ाऊं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ये वीडियो अपने मकसद से भटक जाएगा। हमारा मकसद है आपके दिमाग में एक क्लू डालना, एक स्वभाव डालना कि भैया जो भी एक्शन वाला सेंटेंस है, काम वाला सेंटेंस है, उसको बनाने के लिए हमें टेंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा टेंस है। वैसे मैंने थोड़ा स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर लिख भी दिया है कि सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आएगा? टेंस के अनुसार। टेंस 3 है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो यहां पे अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है तो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब आएगा। मेन वर्ब, हर टेंस में जो मेन वर्ब है, जो वर्ब है, जो मुख्य क्रिया है, वो टेंस के अनुसार अलग अलग स्थिति में पाई जा सकती है। जैसे कहीं फर्स्ट फॉर्म दिखेगी, कहीं सेकंड फॉर्म, कहीं थर्ड फॉर्म, कहीं आईएनजी फॉर्म, तो वो आपको टेंस सीखना पड़ेगा। जैसे अशोक एक पत्र लिखता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट अशोक, अब यहां पे वर्ब लिखना। अब ध्यान रखना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और जैसा अक्सर मैं अपने वीडियोस में कहता हूं कि 12 टेंस में से सिर्फ 2 ही टेंस ऐसे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, जिनके सिंपल सेंटेंस में यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं पाया जाता है। हां, इनका अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हो तो फिर हेल्पिंग वर्ब होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में डिड होता है। चूंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, एक सकारात्मक वाक्य है, तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, सिर्फ मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अशोक राइट। अब ध्यान रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक वचन हो, तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा यस लगाते हैं, तो अशोक राइट्स अ लेटर। अब ये सारी बातें जो मैं भी बोल रहा था, ये बातें आपको टेंस सिखाता है, आपको टेंस सीखना पड़ेगा। यानी जितने भी वर्ब वाले सेंटेंस हैं, एक्शन वाले सेंटेंस हैं, उनको बनाने का स्ट्रक्चर आपको टेंस नामक टॉपिक सिखाता है। ये हम बेसिक सी बात ऑलरेडी जानते हैं। नेक्स्ट है वे कल आगरा जाएंगे, तो सब्जेक्ट हुआ दे। अब देखिए जाएंगे, जाना एक्शन वाला है। अब जाएंगे ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब मिलते हैं विल और शैल। और मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ हम आजकल विल का यूज करते हैं सभी सब्जेक्ट के साथ, तो दे विल। अब जाने के लिए क्या है? गो, दे विल गो टू आगरा। अब कल जाएंगे, टुमारो आ गया, दे विल गो टू आगरा टुमारो। नेक्स्ट है राधा खाना पका चुकी है। अब इसमें काम हो रहा है पकाने का, पर टेंस देखना पड़ेगा। अब चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है, ए है, आए, तो मैंने बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो राधा सब्जेक्ट हुआ। अब पका चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव, तो राधा हैज, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आता है, राधा हैज कुक्ड फूड, राधा भोजन या खाना पका चुकी है। अब यहां पे मैं आपको एक बात और बताऊं, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, और अक्सर कई वीडियोस में बताया भी है कि बहुत से समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आ है, ई है, ए है भी आ सकता है। आ है से मतलब है वो आ जो है ना, वो ई और ए ये किसी वर्ब, किसी क्रिया में जुड़ा होगा। जैसे राधा ने खाना पका लिया है, यानी जब कोई भी काम, कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया वर्तमान में पूरी हो जाए, अभी अभी पूरी हो, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से दिखाते हैं, लिखते हैं। तो राधा के द्वारा प्रेजेंट में खाना पकाने का काम पूरा हो चुका है या हो गया है, एक ही बात है, काम पूरा हो जाना चाहिए। उसको आप ऐसे बोलो कि पका चुकी है या पका लिया है, एक ही बात है। मैं खाना खा चुका हूं, मैंने खाना खा लिया है, एक ही बात है। तो नेक्स्ट देखिए विवेक कमरे में पढ़ रहा था, तो विवेक सब्जेक्ट हुआ। अब पढ़ रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज वर, तो विवेक वाज। अब पढ़ रहा रीडिंग, इन द रूम कमरे में। तो इस तरह से ये हमारे एक्शन वाले सेंटेंस हुए, क्रिया वाले वाक्य हुए, इनमें आपको टेंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब यहां पर एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, अब ऐसा मत समझना कि दुनिया के सारे सेंटेंस सिर्फ टेंस को सीखने से हमें आ जाएंगे या वो ट्रांसलेट हो जाएंगे। ध्यान रखना टेंस बेसिक है, टेंस आपको सेंटेंस बनाना सिखा देगा, बट अगर आपको लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंस बनाने, बड़े बड़े सेंटेंस बनाने, तो आपको फिर और भी आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको क्लास सीखना पड़ेगा, आपको सिंपल सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, जीरंड क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या है, पार्टिसिपल क्या है, ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। क्योंकि सेंटेंस बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे तो होते नहीं है, आपने देखोगे अजीब गरीब सेंटेंस होते हैं, बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं। तो जो मैं अभी बोल रहा था, ये सारे टॉपिक्स पे मैं वीडियो बना चुका हूं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे या नीचे उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यानी कहीं ना कहीं ये जो चीज है, ये बेसिक है, ये हमारी हेल्प करेगी सेंटेंस के स्वभाव को पहचानने में। और अब हम देखते हैं तीसरे स्वभाव वाले, तीसरे नेचर वाले सेंटेंस, ऑर्डर वाले सेंटेंस। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, यानी इन सेंटेंस का हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज है, बोलने में, चालने में, लिखने में। कैसे? माना हम सुबह से शाम तक 100 सेंटेंस बोले, तो उनमें से कम 20 से 25 सेंटेंस हम ऐसे ऑर्डर वाले बोलते हैं। यानी हम कहते हैं ना, ये करो, ये मत करो, इधर आओ, उधर आओ, यहां बैठो, बाहर चले जाओ, प्लीज ये मत करो, कृपया ये करो। तो इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंस में किसी से कोई काम करने के लिए कहते हैं, या कोई काम करने के लिए मना करते हैं, या कोई काम करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब प्लीज, प्लीज या काइंडली का यूज हम करते हैं। तो ये सारे सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब इन सेंटेंस के बारे में एक ही बात आपको बताऊंगा, कभी मत भूलना, इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, जिसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, से स्टार्ट होते हैं। ध्यान रखना, जब भी इंपरेटिव सेंटेंस हो, जब भी आदेश की बात आए, तो आपको बेस फॉर्म, जिसे हम
फर्स्ट फॉर्म कहते हैं कि याद आनी चाहिए और उससे आप सेंटेंस को शुरू करें। अब इसमें दो बात है, अगर मना करने का आदेश है तो उस बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म से पहले डोंट आ जाता है। यदि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो जो बेस फॉर्म है, जो फर्स्ट फॉर्म है, उससे पहले प्लीज अथवा काइंडली का यूज हम करते हैं। मैंने यहां पे लिख भी दिया, देखिए फर्स्ट फॉर्म से डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म से प्लीज काइंडली अथवा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, तो मेन चीज है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इससे ये सेंटेंस बनते हैं। अब जिस व्यक्ति से आप आदेश दे रहे हो वो इनमें दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर वो आप उसको बोलना चाहे तो आप उसका मेंशन कर सकते हो, बट कैसा, कॉमा लगाकर, जो मैं आपको शुरू में बता चुका हूं। और अब सबसे मेन बात, इनको पहचाने कैसे, ये मैं आपको शुरू में बता चुका हूं कि इनके अंत में ओ जरूर आता है और वो ओ वर्ब में जुड़ा होता है। जैसे आओ, देखो, जाओ, तो जाना, देखना, आना, ये तीनों वर्ब है, इनमें ओ लगा दिया तो इंपरेटिव सेंटेंस बन गया, ऑर्डर वाला सेंटेंस बन गया। जैसे इधर आओ, तो इधर आओ मतलब कम है यार, तो जो आना है आओ, इसका क्या होता है, कम, तो कम से सेंटेंस स्टार्ट हो गया, कम हेयर। ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। टीवी मत देखो, तो देखो मत देखो मना कर रहा है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से तो शुरू होगा, लेकिन उससे पहले जो मत है, जो मना है, उसके लिए क्या आ गया, डोंट आ गया, तो डोंट। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में लिखा है ना, डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो देखने को होता है, टीवी देखने को वॉच आता है, डोंट वॉच टीवी, टीवी मत देखो। अब टीवी मत देखो, आप किसी व्यक्ति से कह रहे हो राकेश टीवी मत देखो, माना यहां पे होता है राकेश टीवी मत देखो, तो डोंट वॉच टीवी राकेश, आप ऐसे इसको बोल सकते थे, या फिर इस राकेश को आप यहां लिख सकते थे, राकेश कॉमा जरूर, कॉमा को मत भूलना, वरना ये राकेश है ना, इसी सेंटेंस का एक पार्ट बन जाएगा और सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। राकेश डोंट वॉच टीवी, राकेश टीवी नहीं देखता है, हालांकि सेंटेंस रॉन्ग है, बट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि उसमें सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब डू अथवा डज का यूज करते हैं। अब राकेश चूंकि सिंगुलर है तो राकेश के साथ डज आना चाहिए था, यानी सेंटेंस को जज करने वाला व्यक्ति इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक रॉन्ग सेंटेंस, गलत सेंटेंस मानता। तो ध्यान रखना, इस कॉमा का ध्यान रखना। कृपया बाहर जाओ, अब इसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो जिसमें रिक्वेस्ट की जाए, कृपया शब्द आए, उसको हम प्लीज अथवा काइंडली से शुरू करते हैं, और प्लीज और काइंडली के बाद भी क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम बेस फॉर्म कहते हैं। तो देखिए प्लीज, अब बाहर जाओ, जाने के लिए गो, प्लीज गो आउट, कृपया बाहर जाओ, तो ये आपके ऑर्डर वाले सेंटेंस हो गए। इनमें ओ शब्द आता है और ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। मना करने का आदेश है तो डोंट पहले आ जाएगा, और रिक्वेस्ट कर रहे हो तो प्लीज अथवा काइंडली पहले आ जाता है। तो साथियों, ये थे ट्रांसलेट करने के कुछ रूल्स, कुछ नियम। रूल्स नियम भी क्या कह सकते हैं, एक सेंटेंस के स्वभाव को पहचानने का एक तरीका है, ताकि आपको ट्रांसलेशन करने में प्रॉब्लम ना आए। आप कम से कम बहुत सारे सेंटेंस में से उन सेंटेंस को अलग अलग तो कर सको, क्लासिफाइड तो कर सको कि भाई ये सेंटेंस इस नेचर का है तो इस तरह से बनेगा। मैं समझता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको ट्रांसलेशन करना, अनुवाद करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, आपको थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक सरलता मिलेगी कि भाई किस तरह का सेंटेंस है, इसको ट्रांसलेट किस तरह से करना है। अगर आप मेरी वीडियोस के एक रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता लग गया होगा कि ये वीडियो बिल्कुल बेसिक लेवल के लिए है, बिल्कुल ही ऐसे लर्नर्स के लिए है जो फर्स्ट स्टेप पे हैं, जो थोड़े से परेशान है कि इस इंग्लिश को कैसे वश में करें, इसमें कैसे कैसे सेंटेंस होते हैं, उनको थोड़ा सा कहीं से सहारा मिलेगा। लेकिन अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि मेरे चैनल पर बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक्स का मैंने डीपली जाकर के फुल ऑपरेशन किया है, बहुत गहराई से पढ़ाया है। जैसे अगर मैं टेंस की बात करूं तो टेंस को मैंने बिल्कुल गहराई के साथ पढ़ाया। 12 टेंस के 12 वीडियोस हैं जिनमें मैंने एक एक टेंस को खोलकर रख दिया है कि किस टेंस का किस स्थिति में यूज होता है, यानी बारीकी से विश्लेषण किया है। तो ऐसे सारे वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, वहां पर सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।